मेरा नाम सोनिया है। मैं दिखने में बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे घर वाले मेरी शादी जल्दी करना चाहते क्योंकि मेरे से छोटी मेरी और दो बहनें हैं। घर वाले चाहते कि मेरी शादी होने के कुछ दिन बाद दोनों बहनों की शादी कर दी जाए। अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त हो जाऊं, जैसा कि हर मिडिल क्लास फैमिली में सोचा जाता है। कुछ दिन बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरी शादी नवीन नाम के एक लड़के से तय हो गई। नवीन के घर में उनके बड़े भैया और उनके पापा रहते हैं। उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं, यानी कि 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई थी। शादी तय होने के कुछ दिन बाद नवीन से मेरी शादी हो गई। मैं ससुराल गई। मायके वालों से बिछड़ने का गम तो था ही, पर ससुराल में पति का प्यार पाने की खुशी भी थी। पहली रात को सुहागरात के सेज पर बैठी हुई मैं बेसब्री से नवीन का इंतजार करने लगी। काफ़ी रात हो गई पर नवीन रूम में नहीं आए। मैं बहुत सोच और टेंशन में पड़ गई कि मैं अपनी बातें कहूँ तो किससे कहूँ। सासू माँ तो थी नहीं और जेठानी का रवैया पहले दिन से ही मुझे पता चल गया था कि वह कुछ ठीक नहीं है। और नई नई नवेली दुल्हन आते ही अपने ससुर जी से बात करे, हमारे समाज में यहाँ अच्छा नहीं माना जाता। यही सब सोचते विचारते मेरी आँख कब लग गई मुझे पता ही नहीं चला। अगली सुबह जब मैं सोकर उठी तो जेठानी किसी तरह चाय नाश्ता मेरे रूम में भिजवा दी थी। नाश्ता करने का तो मूड नहीं था। मैंने किसी तरह चाय पिया और जेठानी का पैर छूने उनके पास गई। फिर मैंने उनसे पूछा, दीदी नवीन जी कहाँ हैं और कल रात वहाँ मेरे रूम में क्यों नहीं आए? जेठानी ने जवाब में कहा, मेरे बताने से कुछ नहीं होगा। यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। अपनी जेठानी के मुंह से ये सब सुनकर मैं चुप हो गई। उनसे कुछ ज़्यादा पूछना मैंने सही नहीं समझा, पर मैं अंदर ही अंदर बहुत परेशान थी कि मेरी ज़िंदगी में यह हो क्या रहा है। कुछ देर बाद मैंने देखा नवीन घर पर आए और वह अपनी भाभी से नाश्ता मांगे और नाश्ता कर फिर कहीं बाहर जाने लगे। मैं नवीन को रोककर उनसे बात करने वाली थी, पर मेरे कुछ कहने से पहले ही वह चले गए। मैं घुटकर अपने आप में ही रह गई, पर किसी ने मुझे कुछ बताया नहीं। मैं बस रोए जा रही थी। रोती भी क्यों ना, एक नई नवेली दुल्हन की ज़िंदगी में यह सब होगा तो उसके पास रोने के सिवा और कुछ बचेगा ही क्या। 2 से 4 दिन ऐसे ही निकल गए, पर नवीन का रवैया ऐसा ही था। वह हर सुबह आते और नाश्ता कर बाहर चले जाते। मैं इस रोज़ रोज़ की घुटन से अब थक चुकी थी। अब मुझे जवाब चाहिए था, इसलिए मैं मजबूर होकर अपने ससुर जी के पास गई और उनसे नवीन के बारे में पूछी। उन्होंने भी जवाब में यही कहा, यहाँ पर रहोगी तो धीरे धीरे सब समझ जाओगी। पर मुझे यह जवाब नहीं चाहिए था, मुझे तो सच्चाई जाननी थी। मैंने उनसे पूछा, पिताजी मैं 2-3 दिनों से इंतजार कर रही हूँ कि मेरी बात नवीन से हो, पर वो घर तो आते हैं पर नाश्ता कर तुरंत बाहर चले जाते हैं। आखिर मैं इस घर आई किस लिए हूँ? नवीन के लिए ही ना। मेरे ससुर जी ने गुस्से में मुझसे कहा, चली जाओ यहाँ से। मैंने कहा ना, धीरे धीरे रहोगी तो तुम्हें सब पता चल जाएगा। यह सब सुनकर मैं रोते रोते अपने रूम में चली आई। अब तो मेरे सब्र का बांध भी टूट चुका था। अब मैं ये सब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए मैंने सोचा अब मैं अपने मायके वालों को सब कुछ बता दूंगी। पर मेरे अंदर एक डर भी था, जैसे कि हर लड़की के अंदर होता है, कि मेरे मायके वालों को जब यह बात पता चलेगी कि उनकी बेटी के साथ यह सब कुछ हो रहा है तो उन्हें कितना धक्का लगेगा। यही सब सोचकर मैंने कुछ दिन और इंतजार करना चाहा कि शायद कुछ दिनों में धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाए। एक दिन रात में सोई हुई थी, तभी मेरे रूम में किसी के आने की दस्तक हुई। मैं किसी भी रात अंदर से दरवाज़ा बंद करके नहीं सोती थी, क्योंकि मुझे हर रात यह इंतजार रहता कि शायद किसी दिन नवीन मेरे रूम में आ जाए। पर मेरा इंतजार ही रह गया। मेरे रूम में कोई आया जरूर, पर वह मेरे पति नवीन नहीं थे। अगर मैं यह बात आपको बताऊं तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मेरे रूम में मेरे ससुर जी थे। वह आते ही मेरे पास मेरे बेड पर बैठ गए। उन्हें देखते ही मैं डर के मारे उठ खड़ी हुई और हड़बड़ाते हुए उनसे पूछा, पिताजी आप मेरे रूम में क्यों आए? कुछ काम होता तो बुला लेते। उन्होंने मुझसे कहा, घबराओ मत, मैं बहुत दिनों से तुम्हें देख रहा हूँ। तुम तड़प रही हो अपने पति का प्यार पाने के लिए, इसलिए मुझसे रहा नहीं गया तो मैं उस कमी को पूरा करने आ गया। यह सब सुनकर मैंने गुस्से में उनसे कहा, छी, आप मेरे पिता समान हैं और आप यह कैसी बातें कर रहे हैं? उन्होंने मुझसे कहा, जी हाँ, मैं सही बोल रहा हूँ। घर में की ही बात घर में ही रह जाएगी। तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारा पति किसी भी रात आखिर तुमसे मिलने क्यों नहीं आता। आज जान लो, उसका किसी और लड़की से
अफेयर चल रहा है, जो कि वह दूसरी जाति की है, इसलिए मैंने शादी करने से इनकार कर दिया। यह सब सुनकर बस मैं रो रही थी और मैंने उनसे फिर गुस्से में कहा, जब आपको पता था कि आपका बेटा किसी और के प्यार में पागल है, तो आपने मेरी शादी उससे करके मेरी ज़िंदगी क्यों खराब कर दी? उन्होंने जवाब में कहा, समाज और लोक लाज के डर से, क्योंकि बेटे की शादी में लेट हो रहा था तो अगल बगल के लोग भी पूछ रहे थे, इसलिए मैंने उसकी शादी तुमसे करवा दी। और रही बात तुम्हारे अकेलेपन की, तो वह कमी अब मैं पूरा कर दूंगा। यही कहते हुए उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भरना चाहा। मैं उछलकर कूद उस रूम से भाग गई और उसी रात मैं दौड़ते दौड़ते अपने मायके की तरफ जाने लगी। मेरे अंदर इतनी शक्ति पता नहीं कहाँ से आ गई थी कि मैं बस दौड़ते ही जा रही थी। मेरा मायका मेरे ससुराल से लगभग 10 किलोमीटर दूर था, फिर भी मैं दौड़ते दौड़ते सुबह 5 बजे तक अपने मायके चली गई। मायके में आकर मैं अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी और उनसे सारी बातें बता दी। माँ भी यह सब सुनकर मुझे तुरंत अपने रूम में लेकर गई और कहा, शांत हो जा, लोगों को यह बात पता चलेगी तो हमारी बहुत बदनामी होगी। मैंने उनसे पूछा, पर माँ, हमारी बदनामी कैसे होगी? इसमें मेरी क्या गलती? उनका भी कहना गलत नहीं था। यह समाज का जीता जागता आईना है कि गलती कोई और करता है और सजा हम लड़कियों को भुगतनी पड़ती है। उन्होंने मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, गलती चाहे किसी से भी हो, पर लोग गलत हमेशा लड़कियों को ही ठहराते हैं, इसलिए तू अभी चुप हो जा और यह सारी बातें किसी से मत कहना। कुछ दिन तक मैं अपने मायके में रही। एक दिन मेरी माँ मुझे समझाते हुए कहा, बेटा, तू वापस अपने ससुराल चली जा। मैं अपनी माँ की तरफ गुस्से में देखते हुए बोली, माँ, आप यहाँ कैसी बातें कर रही हैं? मैं अपने ससुराल चली जाऊँ? आखिर क्यों और किसके सहारे जाऊँ? उन्होंने कहा, बेटा, तेरे पापा को उसी दिन बता दी थी जिस दिन तू यहाँ पर आई थी कि तू वहाँ से भाग कर आई है। मैंने रोते हुए माँ से कहा, माँ, पर पापा को पूरी सच्चाई नहीं पता है। पर आपको तो पता है ना। माँ, मैं कैसे जाऊँ? नवीन तो मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते और मेरे ससुर जी मुझे गलत निगाहों से देखते। फिर माँ ने कहा, बेटा, अगर तू यहाँ पर रहेगी तो हम सबकी बदनामी होगी और ऊपर से अभी तेरी 2 बहनों की शादी होनी बाकी है। अगर तू अपना ससुराल छोड़ यहाँ पर रही तो उनकी शादी भी नहीं होगी और कब तक हम तुम तीनों बेटियों को अपने सर का बोझ बनाकर रखेंगे। इसलिए तू अपने ससुराल चली जा, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं अपनी माँ के पैर पर गिर गई और कहा, माँ, आप कुछ भी करो, पर दोबारा मैं उस गंदगी में नहीं जाना चाहती। मुझे बचा लो माँ, मुझे बचा लो। पर किसी ने मेरी एक ना सुनी। सबको अपनी अपनी इज्जत की पड़ी थी। फिर दोबारा मुझे उसी जहन्नुम में जाना पड़ा। मैं कुछ दिनों तक ससुराल में रही, पर वहाँ पर किसी का रवैया मेरे लिए बदला नहीं। वह लोग वैसे के वैसे ही रहे। फिर मैंने ठान लिया कि मुझे ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, ना तो मुझे अपने मायके में जाना और ना ही ससुराल में रहना। फिर मैंने अपनी एक सहेली से बात किया और उससे अपनी ज़िंदगी की भीख मांगी कि मुझे कुछ दिनों के लिए अपने घर बुला लो। मेरी सहेली मुझे अपने घर बुलाना तो नहीं चाहती थी, क्योंकि उसकी भी अपनी फैमिली थी, परिवार था, पर मेरे बार बार कहने पर किसी तरह उसने हाँ कर दिया। और एक रात मैंने अपनी जरूरी सामान पैकिंग किए और अपनी सहेली के घर चली गई। वहाँ जाने के बाद कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। फिर मुझे एक प्राइवेट स्कूल में जॉब मिली। उस स्कूल में महज मेरी सैलरी सिर्फ 2000 थी। किसी तरह मेरे खाने पीने का इंतजाम तो हो गया। मेरे पास कुछ गहने थे। मैंने उन गहनों को बेचकर बीएड करने के बारे में सोचा। फिर मैंने अपनी सहेली के घर पर रहकर ही बीएड किया। बीएड की पढ़ाई पूरी होते होते मेरी ज़िंदगी ने नया मोड़ ले लिया। मेरी ज़िंदगी में एक लड़का आया। वह लड़का मेरी उसी सहेली के मामा का लड़का था, जिसके घर में रहती थी। उस लड़के का नाम विवेक था। विवेक मेरी सहेली के घर किसी काम से आया हुआ था। उसने मुझे वहाँ पर देखा। उसने मेरे बारे में मेरी सहेली से पूछा। मेरी सहेली ने मेरे बारे में सब कुछ बता दिया। विवेक की सिचुएशन भी लगभग मेरे जैसी ही थी। विवेक की शादी तो हुई थी, पर शादी के 2 महीने बाद ही उसकी पत्नी की डेथ हो गई थी। जब से विवेक ने मुझे देखा, शायद वह मुझे मन ही मन पसंद करने लगा था। वह मुझे देखने के बहाने मेरी सहेली के घर आ जाया करता था। एक दिन उसने अपने प्यार का इजहार मुझसे कर ही दिया, यानी कि उसने मुझे प्रपोज कर दिया। मुझे भी तो एक साथी की तलाशी थी। मैंने विवेक के प्यार को स्वीकार कर उससे शादी करने के लिए हाँ कर दिया, पर शायद विवेक की फैमिली विवेक की शादी मुझसे करने को तैयार नहीं थी, क्योंकि मेरा कोई परिवार नहीं था।
पर विवेक का प्यार सच्चा प्यार था। विवेक ने मेरे साथ मिलकर पहले मेरे पहले पति से मेरा तलाक करवाया और उसके बाद उन्होंने मुझसे मंदिर में शादी कर ली। मैं और विवेक दूसरे घर में शिफ्ट हो गए। विवेक काफ़ी पढ़े लिखे थे। विवेक एमएससी किए थे, पर उनकी कोई जॉब नहीं थी, इसलिए वह प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाने लगे। मैंने तो बीएड किया ही था। कुछ दिन बाद मेरी एक सरकारी स्कूल में जॉब लग गई। हम दोनों की ज़िंदगी में जब इतना सब कुछ अच्छा हुआ तो विवेक के परिवार ने हम दोनों को अपना लिया। कुछ दिन बाद जब मेरे मायके वालों को मेरी सच्चाई पता चली तो वह लोग भी मुझसे मिलने आए, पर मैंने अपने मायके वालों से मिलने से इनकार कर दिया, क्योंकि भले ही मेरी ज़िंदगी में सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे बुरे वक्त में अगर मेरे मायके वालों ने मेरा साथ दिया होता तो इतना सब कुछ मुझे झेलना नहीं पड़ता। दोस्तों, भले ही दुनिया साथ दे या ना दे, पर अपनों का साथ बहुत ज़रूरी होता है। इसलिए बुरे वक्त में अपनों का साथ दे, जैसा कि सोनिया के साथ हुआ। किसी भी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि भले ही सोनिया एक अच्छी ज़िंदगी जी रही है, पर उसका भरोसा अपनों पर से उठ चुका है। दोस्तों, आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।